हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिकोडिंग यूपीएससी। एंड ये वीडियो जो है वो इस बारे में है कि मैंने कैसे प्रीलिम्स 2023 में जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैंने क्या सोर्सेज रखे हैं, क्या स्ट्रेटजी रखी है, वो मैं आपको इस वीडियो में रिवील करूँगा। और अभी हम प्रीलिम्स 2023 के पेपर को देखते हैं कि पेपर कैसा था। डेफिनेटली ये 2023 का जो इवेंट है वो यूपीएससी में एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर हम बात करें तो लास्ट 2011-12 के अराउंड जो धरने हुए थे, प्रोटेस्ट किए गए थे या जो केसेस फाइल हुए थे, उसके बाद अभी 2023 का ऐसा टाइम है जब हम ये सब देख रहे हैं। अभी बीच में 2021-2 या उसके पहले काफ़ी शांत माहौल रहा है, पेपर ठीक ठाक आ रहे थे, एक बेसिक पैटर्न पे पेपर आ रहे थे। 2022 के पेपर की बात करें तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं थे, बट वो कुछ क्वेश्चंस में थे। बट 2023 में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रैंडम थे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेग थे, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है और ये फैक्ट है। बट स्टिल मैंने एक ठीक ठाक स्कोर किया है और 100+ स्कोर किया है 23 के पेपर में जीएस में। तो वो कैसे किया इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर हम 2020 की बात करें, डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। हम उस पेपर को टफ तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली थीम रिपीटेड थी, थीम कोई नई नहीं थी, थीम रिपीटेड थी बट रैंडम थी। और किसी भी क्वेश्चन को एक्चुअली पेपर को जो क्वेश्चन है वो टफ नहीं बनाते, उसके ऑप्शन टफ बनाते हैं। तो इस साल का जो पेपर था उसमें एलिमिनेशन हैज़ बीन एलिमिनेटेड की लोग बात कर रहे हैं, जो डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन में था भी, कहीं एलिमिनेशन लग रहा था बट बहुत कम। और ये पेपर लग बेस ज़्यादा हो गया था। तो डेफिनेटली कई लोग बात कर रहे थे कि अरे और भी लोगों का होगा। डेफिनेटली 14,000 लोगों का होगा और हुआ है, रिजल्ट आ चुका है, लोगों का हुआ है। बट अगर आप डेफिनेटली किसी कंप्यूटर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में आप 5 लाख नाम दे दोगे, उनसे भी 14,000 आप सेलेक्ट कराओगे, नाम वहाँ से भी आएगा, बट डेफिनेटली वो प्योर लक बेस्ड होगा। और इसमें भी कोई डिनाई नहीं करेगा कि लक का फैक्टर यूपीएससी में बढ़ चुका है। मेहनत अपनी जगह है, हार्डवर्क अपनी जगह है, बट लक अपनी जगह है। और 2023 के पेपर में ये सबने देखा है कि डेफिनेटली लक का फैक्टर बढ़ गया है। इवन मेरा एक फ्रेंड है जो ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए उसे यूपीएससी प्रिपरेशन करते करते, और पिछले 2-3 बार से उसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। बट डेफिनेटली इस बार जब सबका नहीं हुआ, उसका हुआ है क्योंकि उसका सीसेट क्लियर होता, मैथ्स अच्छा है। तो सीसेट के बेस्ड पे इस बार काफ़ी चीज़ें डिसाइड हो गई हैं और डेफिनेटली लक बढ़ा है। और अगर हम इस 2023 के पेपर की बात करें तो इसमें मेजरली हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं: पेयर बेस्ड, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बेस्ड, एंड ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2। तो ये हमें 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। जिसमें पेयर बेस्ड की अगर बात करें तो ये 2022 में 2022 में भी क्वेश्चन आए थे, बट ये क्वेश्चन का नंबर ऑलमोस्ट जहां तक मुझे याद है 8 था, बट इसमें अराउंड 45 तक, अभी हम इसकी बात करेंगे, 45 क्वेश्चन आपके पेयर बेस्ड हैं, जो प्योरली लक बेस्ड तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिसमें 80% तो लक का मामला है, 20% नॉलेज का मामला है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं कि नॉलेज से आप क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं। यही जो मैंने बताया कि 8 क्वेश्चन 2022 में थे और 45 क्वेश्चन आपको 2023 में थे। हाउ लक बेस्ड एंड टफ टुगेदर। सपोज करो क्वेश्चन है कि जैसे राम को घर जाना है, उसका घर अराउंड 12-15 किलोमीटर है, या नॉर्मल क्वेश्चन आ गया कि इंडिया से यूरोप की डिस्टेंस कितनी है। अब ऑप्शन है आपके पास 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो आप डेफिनेटली वहाँ 5,000 टिक कर दोगे, डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्या था। बट अगर वही क्वेश्चन आया है कि इंडिया और यूरोप की डिस्टेंस क्या है, ऑप्शन है 5,125, 5,000, 5,250 एंड 5,550, तो डेफिनेटली आपके लिए टफ हो जाएगा। तो ऑप्शंस मेक क्वेश्चंस टफ। तो यहाँ लक बेस्ड था, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लक बेस्ड था, और टफ टुगेदर कि कैसे ऑप्शंस ने क्वेश्चन को टफ बनाया। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। इसमें 3 स्टेटमेंट है और ऑप्शन आपके ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन है। नेबुला, पल्सर्स, सिफिड्स। अगर सपोज करो कोई बच्चा है जिसे तीनों पता है कि चलो पल्सर न्यूट्रॉन स्टार है, नेबुला जाइंट क्लाउड गेस्ट होते हैं, और सिफिड स्टार्स विच वेट इन डिम पीरियडिकली, उसने मारा ओनली 1, जो कि उसका डेफिनेटली सही है। मेरे खुद का फ्रेंड है जो लिटरली, अब ये कह लो कि एग्जाम प्रेशर में याद नहीं आया या मे बी कॉन्सेप्ट का जो भी इशू हो, बट नेबुला ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th स्टार्ट करोगे, पहले चैप्टर में आपको नेबुला मिल जाएंगे। और ये हर बच्चे को पता होगा कि जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। तो डेफिनेटली ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। और पल्सर सही हो, जो अगर आपको नॉलेज है तो आप ओनली 1 पे जा रहे हो। और जिसे नहीं है नॉलेज, उसने क्या किया, उसे नेबुला का नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, उसने नेबुला ये किया, पल्सर ये किया, सिफाइड्स को ये कर दिया
और उसने भी ओनली 1 मार दिया। तो उसके कॉन्सेप्ट सही नहीं थे फिर भी आंसर सही हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट सही थे फिर भी आंसर सही हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लक को फैक्टर बनाया गया है और लक ने रोल इसमें निभाया है, कोई कुछ भी कहे। थीम रिपीटेड है बट ऑप्शंस में क्वेश्चन टफ। अभी हम 2023 के पेपर को देखते हैं कि कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया और कैसे क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने टारगेट किया या जो मेरे बेसिक जो नोट्स थे या जो भी सोर्सेज थे उनसे कवर हुए हैं और क्या क्या मेरे सोर्सेज हैं, आगे देखते हैं। ये 2023 का पेपर है, ये सेट ए की बात हम लोग करेंगे इस पेपर में। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन टिक लगा रखे हैं जो मेरे लिए इजी थे, हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं इजी कहूँगा, ये डेफिनेटली आपके सोर्स में मेंशन है, प्लस आप इसमें आपकी पेरिफेरल नॉलेज भी लगी है जो मुझे पता था, हो सकता है कई लोगों को ना पता हो। जैसे इसमें 2 ऑप्शन है महुआ एंड टीक। आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक उठाओगे आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको पता है कि ये डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेसिडियस ट्रीज हैं, बट जैक फ्रूट की अगर आप बात करोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर्सनली आई बिलोंग टू बुंदेलखंड रीजन जहाँ डेफिनेटली ये जो डेसिडियस ट्रीज हैं ये मिल जाते हैं, बट मेरे यहाँ भी जैक फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता था कि डेसिडियस है, बट मैंने जैक फ्रूट का ट्री देखा है और मुझे पता है ये कि जब मैंने इस ट्री को देखा तो उसमें मुझे परमानेंट पत्ते दिखे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये डेसिडियस होता तो इसके पत्ते झड़ जाते एक सीजन पे आगे, बट इसमें ऑलमोस्ट अराउंड द ईयर पत्ते दिखते हैं। तो मैंने इसमें डेफिनेटली पेरिफेरल नॉलेज लगाई है, ओनली 2 मारा और क्वेश्चन सही था। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था, बट जैसे ही मैंने इसका हिंदी जो वर्जन था वो देखा उसमें कच्छ दिया हुआ था यहाँ क्वेश्चन में किसी भी मीनिंग का, तो मैंने डेफिनेटली रन ऑफ कच्छ मारा जो सही हो गया। तो कई बार आप क्वेश्चंस को देख के भी इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स लगाते हैं, तो बट ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जो एग्जाम में हो सकते थे, जो आपके बेसिक नॉलेज से या पेरिफेरल नॉलेज से क्वेश्चन किए जा सकते थे। डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो ये नहीं होता, बट इस क्वेश्चन में इंस्टेंट काम कर रहा है। ऐसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये वाला डेफिनेटली डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट अमरकंटक हिल्स, विंध्या, सह्याद्री रेंज ये ऑलमोस्ट पीवाईक्यू में आ चुके हैं। शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको डेफिनेटली हल्का फुल्का पता होना चाहिए था। सतपुरा रेंज, और डेफिनेटली आप जब भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ोगे, आप सेंट्रल इंडिया के जब मैप्स देखोगे तो आपको ये सब मिलेगा उसमें। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं पढ़ के गया था। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन की बात करें, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव डेटाबेस, तो यहाँ डेटाबेस की बात है। डेफिनेटली चार ऑप्शंस हैं, यूएनईपी, यूएन कमीशन फॉर इन्वायरमेंट, WWF फॉर नेचर, या इसे हम WWF भी कहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ये 2 एलिमिनेट कर लेते हैं, आप इन 2 में कंफ्यूज होते, बट IUCN की अगर बात करें, रेड डेटा बुक निकालता है, तो जो डेटाबेस का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मैंने हमारा रिस्क लिया, बट ये आंसर सही था। तो इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2023 का पेपर ऐसा था कि अगर हम इन क्वेश्चंस को छोड़ देते तो डेफिनेटली फिर हम स्कोर नहीं कर पाते और अराउंड 62-65 भी टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, जिसमें इसमें कुछ नहीं होना था। तो यहाँ रिस्क लेना पड़ा, बट एक कैलकुलेटिव रिस्क है कि आपको एक आपके पीछे एक बेस होना चाहिए कि आप किस रीजन के बेसिस पे रिस्क ले रहे हो। तो यहाँ मैंने डेटाबेस देखा, यहाँ मुझे पता है IUCN डेटाबेस कलेक्ट करता है, मैंने हमारा क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सेट ए, लैंडटैक मकाऊ, मालाबार के बेट, सांवर डियर, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। डेफिनेटली ये डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बट लैंडटैक मकाऊ, मालाबार के बेट ये पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो हमें उसका पता होना चाहिए। बट उस समय हमसे पूछा जा रहा था कि इसका IUCN स्टेटस क्या है या ये कौन से रीजन में पाया जा रहा है, जो भी है, बट इस बार उन्होंने नॉक्टोरल पूछ लिया, जो डेफिनेटली किसी के लिए इजी नहीं था। इसमें मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे लगा था कि सांवर डियर नेक्टोरल नहीं होगा, बट ये 2 होंगे, और मैंने ओनली 2 मारा। बट एक्चुअली इसका आंसर है कि लैंडटैक मकाऊ नहीं है, मालाबार किवेर और सांवर डियर नॉक्टोरल है, तब भी ओनली 2 है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लक कितना बड़ा फैक्टर है, कि डेफिनेटली मेरा भी लक से ही क्वेश्चन सही हुआ है, बट ये पीवाईक्यू में स्पीसीज आ चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी जिन्हें हमें देख के चलना है। फिर उसके बाद करें हम 16 नंबर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कोई कहीं नहीं पढ़ पाएगा, किसी सोर्स में कवर नहीं होगा, बट सम 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 सम, तो इस बेसिस पे ऑल 4 सही है और ये आंसर सही है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, या लाइक ये सम में कैसे सही करना है, रिस्क कैसे लेना है, इन पे कभी अलग से कोई कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आएंगे, बट अभी आप देखो कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सम सम सम, भले इसके बारे में किसी ने कुछ ना पढ़ा होगा, बट अगर जिसने 1-2 अटेम्प्ट पहले दे रखे हैं या लाइक उसने पीवाईक्यू अच्छे से कर रखे हैं, तो ये डेफिनेटली उसे फ्री के नंबर है, और मुझे भी ये फ्री के मार्क्स मिले हैं, और ये सही क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड, ऑलमोस्ट 4, इसमें ऑल 4। जब आपके पास कोई बेसिक रीजन हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, तभी आप गलत के साथ हैं, अदरवाइज आप गो विद द फ्लो, ऑल 4। और पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सही है। और ये जितने भी टिक लगा रखे ये मेरे लिए इजी थे, तो मैं भी बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स 2023 टफ था, बट कितने क्वेश्चन मेरे लिए इजी थे और किसको मैंने दूसरे तरीके से लाइक अटेम्प्ट किया और उनमें से कितना गेन हुआ कितना नहीं गेन हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट बताना है, कॉल मनी मार्केट, थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि बैंकिंग से रिलेटेड है, मनी मार्केट में जाएगा और डेफिनेटली मनी मार्केट लिख रखा है। तो अगर आप एलिमिनेट करोगे, अब यहाँ क्या है कि अगर आपको एग्जैक्ट पता है ये कैसे ऑप्शन स्टेप बनाते हैं वो बता रहे हैं। ये जैसे मैंने पढ़ रखा था, मुझे पता था ये क्वेश्चन सही है, बट अगर आपको ये भी पता है ये भी पता है, ये दो नहीं पता है, आप ऑप्शन से कुछ नहीं कर सकते हो, आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। डिस्पाइट आप 50-50 पे हो फिर भी आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो था ऐसा नेचर प्रीलिम्स 2023 का, उसमें अब किया नहीं जा सकता कुछ, बट ये मुझे पता था तो ये मेरे लिए ईजी था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप किसी भी सोर्स में देखेंगे वहाँ ये मिल जाएगा, बट अब ये आपका है कि आपको वहाँ याद आता है कि नहीं आता है, बट डेफिनेटली ये इजी क्वेश्चन था, ये हर सोर्स में आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे बात करें कि इजी क्वेश्चन क्या है या टफ क्वेश्चन क्या है, तो मेरे लिए इजी क्वेश्चन वो है जो मैंने पढ़ रखा है। और जो पढ़ेंगे कहाँ से कि आप जब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बेसिक सोर्स कर रहे हैं, उनमें अगर वो टॉपिक मिल रहा है, उनमें वो क्वेश्चन मिल रहा है, तो वो ईजी है, क्योंकि इससे 90 to 95% बच्चे पढ़ के जाएंगे। और यूपीएससी गेम नहीं है कि हम 50% कट ऑफ लानी है, 60% लाना है। यूपीएससी गेम ये है कि जो भी बच्चे बेस्ट अमंग द ऑल, कि हमें उनसे बेस्ट करना है, उनसे आगे निकलना है। कट ऑफ भले 10 नंबर जाए, बट हमें 11 लाना है। हमें नहीं मतलब है कि 200 में से हमें 150 नंबर लाना है। तो जो बच्चे कर रहे हैं हमें उनसे बेस्ट करना है, सीधा ये है। तो अगर कोई बेसिक सोर्स है जो हर बच्चा पढ़ के जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपकी ड्यूटी है कि आपको वो करना ही करना है। आप भले उससे कितना भी बेटर सोर्स पढ़ के जा रहे हो, बट अगर क्वेश्चन आ गया और 90% बच्चों ने कर लिया और आपसे वो नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप पीछे हो जाओगे। टफ क्वेश्चन में आप पीछे नहीं होगे, आप इजी क्वेश्चन में कंपटीशन में पीछे होते हो, तो इसको ध्यान रखो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अब ये मेरे लिए इजी था, कई बच्चों को कंफ्यूजन था, कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं और वो गलत करके आए फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ और इक्वालिटी फॉर लॉ में, बट मेरे लिए इजी था। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़े रहोगे तो ये आपको बेसिक मिल जाएगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की बात करें, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बहुत बच्चों ने ए और सी में कंफ्यूज थे, बट डेफिनेटली ये पीवाईक्यू है, रिपीटेड है। एक क्वेश्चन मालाबार किबिट वाला भी और लाइन तक मकाऊ वाला पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। सब लोग कहते हैं कि 2023 में कहाँ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आप पीवाईक्यू करके जाओ, पीवाईक्यू को एज अ अलग सब्जेक्ट अगर आप ट्रीट करोगे, आप डेफिनेटली 10 नंबर का एज लोगे। पहला क्वेश्चन वो दिखाया, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका इवन स्क्रीनशॉट भी लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स 2020-21 का क्वेश्चन है, आ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सेम क्वेश्चन, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक बार और ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर आप पीवाईक्यू करके गए होते, ये डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34, अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑलरेडी पूछ चुका है 9 शेड्यूल पीवाईक्यू, 42nd अमेंडमेंट बहुत टाइम पूछ चुका है पीवाईक्यू। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते, आपसे हो जाता है। अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि फर्स्ट अमेंडमेंट या 42nd अलग अमेंडमेंट अलग अलग आंसर की नहीं दे रखा है, बट ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन था। तो अगर आप पढ़ के जाते, आपसे क्वेश्चन हो जाता, आपको बेसिक आइडिया होता, आप ये तो एलिमेंट बेसिकली कर ही लेते। क्वेश्चन नंबर 36 डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सेल पॉलिटी के इजी आए थे, तो ये वन ऑफ देम है और लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट था। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, ये क्वेश्चन हो जाता। ये भी आपका लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 40, अगर आपने इवन पीवाईक्यू कर रखा हो तो आपको पता होता, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, बहुत कम चीजें सही होती हैं और डेफिनेटली ये गलत था। अगर ये गलत है, आपका ये सही होता। बेसिकली आपने लक्ष्मीकांत कर रखा होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है 2023 में लक्ष्मीकांत की वैल्यू कम हो गई है, लक्ष्मीकांत अभी भी इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट ऑफ इन ऑरिजिन। हिस्ट्री, एंसेंट एंड मिडवेल हिस्ट्री सबसे टफ मानी जाती है, बट एंसेंट और मिडवेल यही वो सब्जेक्ट है जहां मैं एज लेके आया। कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन, ये गलत स्टेटमेंट था, ये मुझे कैसे पता था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र से उठाया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आ चुका था। वेयर द वर्ल्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ऋग्वेदा, एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ये बुद्धिस्ट ऑरिजिन का नहीं हो सकता था। ओनली 2 इसका आंसर सही है, जो बहुत जेनरिक इन नेचर है। तो अगर आप पीवाईक्यू ढंग से कर ही रहे होगे, तो आप हर पेपर में, पेपर कितना ही टफ है, पेपर कितना ही रैंडम आए, आप 10+ नंबर या ऑलमोस्ट 10 नंबर का तो आप एज लेके जाओगे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने गलत कर रखा है
और एक्चुअली एंसेंट और मिड को लेकर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, इसको रिवाइज कैसे करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं है और एक क्रिप्स स्ट्रेटजी नहीं है। वो अगर पढ़ते हैं तो साल भर बहुत पढ़ते हैं, फिर एग्जाम टाइम रिवाइज नहीं होता। तो इसका कुछ देखते हैं, अगर कुछ हेल्प हो सके तो मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा, किसी को ऑनबोर्ड लाने की कोशिश करूँगा जो आपको ये बहुत जिस्ट वे में पढ़ा सकें, क्योंकि बहुत आप पीएचडी कर लोगे इतना कंटेंट यूट्यूब पे, बट वो एग्जाम टाइम आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। तो इस पर कुछ देखते हैं कि इसका एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का कैसे कुछ किया जाए। बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरे लिए ईजी था। कोरकोई, फूलपुर, मुचरी, एक जस्ट स्क्रीनशॉट से क्वेश्चन है, मेरे आप बेसिक नोट्स हैं जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मुसरी, कोरकोई, दो नाम आपको सीधे यहीं से मिल गए हैं। तो ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन था, पोर्ट्स इसका डेफिनेटली आंसर था। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसला, गहदवलास, काकतियास, यादवास या गढ़वाल, गहड़वाल, आप कुछ भी बोलो। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन शायद बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें होयसल, काकतियास, यादवास का तो सबने सुन रखा है, वो भले आइडिया ना हो बट एक टाइम फ्रेम का आइडिया होगा जिसने भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा होगा, बट ये किसी को नहीं पता था। और ये क्वेश्चन छोड़ के आए क्योंकि ऑप्शन से आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। बट ये मेरा बेसिक सोर्स देखो, सिर्फ एक मिनट में सारा आंसर है ये, अगर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये देख रहे हो गहड़वाल, यही ऑप्शन था। ये आपके राजपूत ऑरिजिन क्लेन्स हैं, उनमें से एक है। यहाँ आप देख पा रहे होगे अराउंड 150 AD है। और पूरे अगर आप नोट्स की बात करो, ये मैंने पेज लगाया अराउंड 10 to 11 सेंचुरी जो भी डायनेस्टीज इंडिया में आए हुए हैं, और बाकी जो तीन हैं वो ये हैं, यादवास, होयसलास, काकतियास। तो मुझे डेफिनेटली पता थे अराउंड 10 to 11 सेंचुरी की डायनेस्टीज हैं, और उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा 8th सेंचुरी में है, तो डेफिनेटली नन। तो कैसे, और ये मेरे जो नोट्स हैं, ये जो बेसिक नोट्स हैं, ये ऑलमोस्ट 30 to 35 पेजेस हैं, बट सारे में इमेजेस, मैप एंड थोड़ा डेटा ये सब है, तो बहुत इजी टू रिवाइज है। मैंने ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे में पूरे रिवाइज कर लेता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। अब अगर नहीं है तो डेफिनेटली इन नोट्स के थ्रू अब ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको हेल्पफुल हो। डेफिनेटली जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आप लोग को बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा, डेफिनेटली टफ क्वेश्चन है। मिलिंद पनो, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये नागार्जुन नहीं है, नागसेन है। नागसेन और मिनांडर जो इंडो ग्रीक रूलर थे, उनके बीच का जो भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं इसमें दे रखे हैं। देवी चंद्रगुप्त, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है कि ऑलमोस्ट ये 20 बुक होंगे, मैंने केवल इतने ही नाम लिखे हैं, इतने ही याद किए हैं, उसमें से ये मिल गया आपका देवी चंद्रगुप्त, विशाख दत्त, जो डेफिनेटली पता है आपको गलत है। 2 आपके सही हो गए, ओनली 2, एक हमें पता है कि ये नहीं है। अब रिस्क लिया जा सकता है, मैंने रिस्क लिया। अब वो भी आपको क्यों पता है कि ओनली 2 मारा, इसका भी हम रीजन देंगे आपको कि मैंने क्यों ओनली 2 मारा। बट डेफिनेटली आप देख रहे हो कि केवल इतने से नाम में आपको एक ऑप्शन मिल गया, ये भी लिखा है इसी में, ये भी आपको इजीली मिल गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 ऑप्शंस बहुत इजीली मिल गए। तो कम पढ़ो बट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, कि वो रिवाइज भी इजी हो जाए, बट उससे कुछ छूटे भी ना, उससे पॉसिबिलिटी हो। इतना मत पढ़ो कि आपने अब 100 बुक याद कर ली, एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है। तो ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन था, ये डेफिनेटली जेन्युइन था, इजी क्वेश्चन था, हर कोई कर लिया होगा। ये भी कुछ मॉडरेट कह सकते हो, बट मेरे लिए इजी था क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट फैक्ट पढ़ रखा था। ये भी काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन था। ये एक्चुअली मैं बहादुर साहब मार के आया, बट कई आंसर की में अहमद साहब ही दे रखा है, और ये मैंने पढ़ा था तो मैं करके आया, बट डेफिनेटली अलग अलग सोर्स में अलग अलग नाम मिल रहे हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द, बट डेफिनेटली ईजी क्वेश्चन था। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं भी पढ़े होते तब भी आप इसको कर लेते। कार्बन फाइबर, आपको पता हो ना पता हो, बट कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। काटो वन ओनली, जेनरिक स्टेटमेंट है, सही है। तो अगर आप PYQ कर रखोगे, आपने PYQ को एनालाइज किया होगा, आपको पता है कि कौन से जो स्टेटमेंट होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आप ये सही कर लोगे और इजी क्वेश्चन है। देन ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, डेफिनेटली मुझे पता था, और ये नॉलेज से क्वेश्चन हुआ है, ये आपको नॉर्मल मिल जाएगा ज्योग्राफी की बुक में, NCERT में। इजी क्वेश्चन था, डेफिनेटली इजी क्वेश्चन था, सबने पढ़ रखा होगा। QGSS जापान का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो जापान के पास है। ये बैलिस्टिक मिसाइल एंड ये, अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में थोड़ा भी डिफरेंस पता होगा, अगर आपको बेसिक पता होगा तो डेफिनेटली आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बट डेफिनेटली आई नो कि साइंस एंड टेक के बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं है, उसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है। तो कोशिश करेंगे इनको भी कोई सोर्स, या जो मेरा सोर्स है उसको टैकल करें। मैंने नोट्स बना रखे हैं खुद के, और उसमें ये सारी चीज़ें कवर हैं बहुत इजीली वे में, और उनमें एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, कॉन्सेप्चुअल एक बार आप बस समझ लो, ये चीज़ें बहुत इजीली डन हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये इजी क्वेश्चन था मेरे लिए, और इस पर कुछ करते हैं। फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर ये कि
कैन बी, ये इजी क्वेश्चन था। पी वाई क्यू आप करे रहोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन सही है। भले ये नॉलेज वाइज टफ हो सकता है, बट पी वाई क्यू एनालाइज से क्वेश्चन ईजी था और मेरा सही है। देन ये ज्योग्राफी की बुक में मेंशन है एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन पढ़ रखा था, डायरेक्ट ईजी था। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट किसी भी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, किसी भी ज्योग्राफी के नोट्स में मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन था। हाँ, इन क्वेश्चंस की बात करें, इन क्वेश्चन से बहुत 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 बात की जा रही है कि ये मेरे लिए इजी था, ये बहुत से लोगों को इवन आइडिया भी नहीं था, बट मेरे लिए इजी था। मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि कैसे एग्जाम प्रेशर में इन क्वेश्चंस को हैंडल किया। एरियल मेटाजॉनिक्स बेस्ट रिफर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या, मुझे नहीं पता, पढ़ रखा है, बट मुझे पता है एरियल का मतलब क्या होता है। एरियल व्यू कि जब हम ऊपर से कुछ चीज़ देखते हैं। मेटा का मतलब होता है या तो वो चीज़ बहुत बड़ी है, या मेटा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। मुझे जहाँ तक आइडिया था, जीनोमिक्स का मुझे आइडिया था कि जीनोम क्या होता है, ठीक है, जीनोम आपके डीएनए से रिलेटेड होता है, तो मुझे इतना आइडिया था। मैंने ऑप्शंस पढ़े, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ऑप्शंस ईजी या टफ बनाते हैं क्वेश्चन। मैंने ऑप्शंस पढ़े, सेंडिंग ड्रोन्स, और इस सब में ऐसी कोई बात नहीं की थी जो मुझे लगे, क्योंकि डीएनए मुझे पता है, जीनोम मुझे पता है, जीनोम सीक्वेंसिंग मुझे पता है, जीन एडिटिंग मुझे पता है, तो बेसिक आइडिया मुझे था। एक जो बायोटेक्नोलॉजी इतनी आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस पर रिस्क ले सकते हो। तो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब इन दो में कन्फ्यूजन था, ये दो तो आप क्लियर एलिमिनेट कर चुके, इन दो में कन्फ्यूज था। जीनोम से मैंने यहाँ डीएनए को इंस्टेंट किया, डेफिनेटली यहाँ भी जेनेटिक मेकअप लिया गया था, बट मैंने यहाँ डीएनए को, जो मेरा आइडिया था वो मैंने डीएनए लिया, प्लस हैबिटाट। एक अगर आप एनवायरमेंट पढ़े रहोगे तो हैबिटाट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली केवल एक एवियन स्पीसीज से। तो मैंने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव और एक डीएनए, इन दो वर्ड्स पे आंसर मारा और ये सही हो गया। तो कुछ नॉलेज, कुछ इंस्टिंक्ट एग्जाम में आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं जो आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि किसी ने पढ़ा होगा, बट अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, जैसे मैंने इसको, ये एक्चुअली पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू कैसे बताता हूँ कि अगर ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, आप इसको और इसको एलिमिनेट कर लोगे, आप इन दो में कंफ्यूज होगे कि इन दो में से क्या है। और अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो ये है इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट सेल, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। तो अगर आप ये पढ़े होते तो आप डेफिनेटली इसको एलिमिनेट कर देते और इस ऑप्शन के साथ जाते, जो कि आपका सही होता है। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन हो गया, भले वो इतना टफ था कि मैंने माइक्रोसैटेलाइट डीएनए कभी नहीं पढ़ा था, बट मैंने एग्जाम में सही किया। तो ये आपको इंस्ट्रक्ट लगाने पड़ेंगे। पीवाईक्यू इज द की, सिलेबस इज द की, बैक टू द बेसिक्स, ये तीन मूल मंत्र हैं। अगर आप बेसिक्स पढ़ते रहोगे, करंट अफेयर पढ़ना है, बट डेफिनेटली आप बेसिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। आपके ये क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और आप अगर इजी क्वेश्चंस आप एग्जाम में सही करके आ रहे हो तो आप रेस में हो। अगर इजी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो फिर आप डेफिनेटली बाहर हो। आप कितनी करंट अफेयर पढ़ लो, आप 10 मैगजीन पढ़ लो, आप रोज 4 न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इजी क्वेश्चन था, किसी भी सोर्स में मिल जाता। और बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट तो चाहिए था, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये फैक्ट दिया होगा, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता कि स्विच सिस्टम क्या है और डिजिटल करेंसी का क्या काम है, कैसे इसे प्रोग्राम किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप इसको कर लेते। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें लगता है कि ये लाइन किसी मैगजीन या कहीं दी होगी, बट कॉन्सेप्ट होता तो ये हो जाते। और ये इजी क्वेश्चन था। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, डेफिनेटली कंफ्यूजन है, बट हाँ, अगर आप जैसे शंकर आई इसको अगर आप पढ़ोगे तो बेसिक आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और एग्जाम अगर जाते आप बोथ 1 और 2 मारते, जो कि सही भी था। तो पढ़ा हुआ था, इजी क्वेश्चन था। जैसे इस क्वेश्चन में लिटरली कोई आइडिया नहीं था, बट डेफिनेटली इंस्टिंक्ट सही हुआ, पेरिफेरल नॉलेज सही हुआ है। और इजी कैसे हुआ वो बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 नवंबर एवरी ईयर, हर किसी को पता होगा, इवन बच्चों को पता होगा, जो भी ग्रेजुएशन कर चुका पता होगा। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब कॉमन सेंस से भी कहा जा सकता है कि पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनी होगी, देन कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा। और हम पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इनेक्ट हुआ था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके पहले बनी होगी। डेफिनेटली ये गलत है, इजी क्वेश्चन, भले डायरेक्ट ना पढ़ाओ बट क्वेश्चन इजी बना दिया। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ द गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली फैक्चुअल स्टेटमेंट है। और अगर हम ज्योग्राफी के टर्म्स में बात करें, तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में जहाँ फैक्ट है, या इवन जो फैक्ट है, सिंगल फैक्ट है, वो जनरली गलत होते हैं, और ये गलत है। और तीसरा रीज़न कि अगर आप मिनरल्स पढ़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको गोल्ड का पहला दूसरा याद रहेगा, जिसमें स्विट्जरलैंड बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों वजह से मुझे तो डायरेक्ट पता था कि स्विट्जरलैंड नहीं है, तो मेरे लिए ईजी था। और
पढ़ रखा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिनरल्स के लिए बहुत परेशान होना है, एक पेज के नोट्स बनाने हैं, एग्जाम टाइम 4 बार पढ़ के जाओ, बस एक पेरिफेरल नॉलेज लो, आगे बढ़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है और डेफिनेटली उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डेफिनेटली हम पता है ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का इतना नहीं है, ये आपको पता होता आप एग्जाम सही कर लेते। भले सेकंड क्या है नहीं क्या है, या और स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं नहीं पता है, बट बहुत कम डेटा याद रखो, बट काम का डेटा याद रखो कि उसमें आप कंफ्यूज ना हो। और वैसे ही अभी जैसे बताया था कि जो भी फैक्ट है वो यूजुअली गलत है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, आप इस पेज को देख सकते हो कि एक्चुअली इस पेज में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था, और मैंने चारों में ओनली टू मारे थे, 2 सही हुए 2 गलत हुए, और मैं यहाँ से फ्री के पॉजिटिव 2.66 मार्क्स लेके गया। अब मैंने ये क्यों किया, इसका भी मैं रीज़न दूंगा वीडियो के एंड में, कि एक्चुअली ये सब आएगा आपको जब आप PYQ एनालाइज करे रहोगे। अब मैं भी ये बार बार बोल रहा हूँ कि PYQ पढ़ते तो सब है, बट उनको एनालाइज कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप PYQ का लाइक मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। और एग्जाम के पहले अगर आप PYQ रिवाइज करके चलोगे, डेफिनेटली आप 10 नंबर का एज लेके जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि 2022 में भी 110 प्लस स्कोर किया है GS में, और इस बार भी 100 प्लस स्कोर आ रहा है डिस्पाइट बीइंग टफनेस ऑफ पेपर। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि PYQ का कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो पेपर में, और डेफिनेटली PYQ से हेल्प होती है, बट उसको एनालाइज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कभी एक वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बात करें, डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा भी करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे आप, या जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, आपको ये डेफिनेटली 2 पता होंगे, ये नहीं पता होगा, फिर भी आपको ये पता ये है तो ये नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं है। तो नन इसका आंसर था, इजी क्वेश्चन था। ये भी सब न्यूज में थे करंट में, तो डेफिनेटली ये भी पता था नन है। ये इजी क्वेश्चन है, ये भी कैसे है, ये भी PYQ से होगा कि क्यों मैंने उसमें ऑल 3 मारे। इजी क्वेश्चन था मेरे लिए। चलो, ये टोटल क्वेश्चन थे अभी तक। तो इजी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अराउंड मेरे लिए क्वेश्चन में अराउंड 40 क्वेश्चन इजी थे, जो लाइक आप एक बार में क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये UPSC में इजी नहीं होता है, और 2023 के पेपर में तो ये बिल्कुल नहीं था, 2023 के पेपर में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैक्स आप 30 to 35 क्वेश्चन नॉर्मल पेपर में अटैम्प्ट करते हो, जो जिसमें आप श्योर हो कि 100% सही है। तो डेफिनेटली इसमें 40 नहीं होगा, बट 40 मेरे लिए अगर ईजी थे तो डेफिनेटली मुझे पता था कि फर्स्ट स्टैंड में मेरे 35 प्लस क्वेश्चन सही है। तो अब मुझे पता है कि अगर मेरे 70 नंबर हो रहे हैं, 65 to 70 नंबर हो रहे हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ 88 थी, फिर भी एक सेफ स्कोर 100 लेके चलते हैं, तो मुझे अगले जो भी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसमें मुझे 20-22 क्वेश्चन अगर सही कर लेंगे तो मैं एक सेफ जोन में पहुंच जाऊंगा। तो फिर उनमें मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, जब आपको कुछ आइडिया नहीं है तो कहीं आप डेफिनेटली, अगर आपको 4 स्टेटमेंट पता नहीं है तो आप छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को। जहाँ आपको एक पता है तो उस पर कितना रिस्क लेना है, अगर आपने 2 एलिमिनेट कर लिए तो कितना रिस्क लेना है, ये PYQ एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा। बट मैंने इस पेपर में और क्वेश्चन कैसे टैकल किए या उन्हें कैसे अटैम्प्ट किया उसको देखते हैं। और इस क्वेश्चन से डेफिनेटली आप जान रहे हो, अब आपको लग रहा होगा कि 35 प्लस कैसे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बेसिक रिसोर्स से थे, जो भी मैंने आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बेसिक रिसोर्स प्लस आपकी जो पेरिफेरल नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, उनसे ये 40 क्वेश्चन डेफिनेटली हो रहे हैं। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, और ये बेसिक रिसोर्स ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से किताबें पढ़ रहा हूँ। यही लक्ष्मीकांत, यही स्पेक्ट्रम, यही ज्योग्राफी की NCERT, यही हिस्ट्री के तमिलनाडु बोर्ड, बट उनको यूटिलाइज कैसे करना है ताकि एग्जाम में याद रहे, उनसे नोट्स कैसे बनाने हैं ताकि एग्जाम तक हम रिवाइज कर सकें, उस पर कभी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आएंगे तो आपको पता चलेगा। बट रिसोर्सेज यही है, तो मूल मंत्र है बैक टू द बेसिक्स। आप करंट अफेयर दिन में 5 घंटे पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेसिक्स को पे फॉलो करें, बेसिक्स पे लाई करें, बेसिक्स को आप एक ये मान लो, मूल मंत्र मान लो, डेफिनेटली आपका पेपर होगा। और जैसे मैंने बताया, बाकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे मैंने टैकल किए। जैसे ये क्वेश्चन है, झेलम रिवर, मुझे पता है पासेस थ्रू बूलर लेक, डेफिनेटली सही है। कृष्णा रिवर, मीनांडर ऑफ गंडक रिवर, नहीं आइडिया था, बट डेफिनेटली ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसका आसपास का पूरा आइडिया था कि कहाँ से जा रही है, कहाँ रिवर है। जब आप पढ़े रहोगे तो आपको इतना बेसिक आइडिया लग जाता है, और बेसिक आइडिया से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट अगर आपको नहीं भी लग रहा है, फिर भी मैंने इसमें 3 ऑप्शन देख के ओनली 2 ही क्यों मारा, ये आपने इसलिए मारा क्योंकि आपको PYQ एनालाइज कर रखे थे आपने। आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट में जनरली एक स्टेटमेंट गलत, 2 सही होते हैं। ये कैसे पता चला, जब आपने 15-20 साल के पेपर एनालाइज कर रखे हैं, हर बार नहीं होता है। तो ये कोई ये नहीं है कि वो 100% सियोरिटी है, बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगर आपको नहीं पता है तो ओनली 2 चांसेस ज़्यादा हैं जो मैंने मारा, और वो सही था। इसकी बात करें, अगर आप इकोनॉमी क्वेश्चन देखोगे, इवन 2022 का पेपर आप उठा के देखना, इकोनॉमी के अगर 13 से 14 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है,
उसमें आपको अराउंड 90 टू 95 क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट में से 2 सही 1 गलत है। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। और इस बार अब इस ऑप्शन को इजी भी कह लो कि मुझे नहीं पता कौन सही कौन 2 गलत है, बट मुझे पता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है और डेफिनेटली मुझे फैक्ट पता थे, बट मैंने ओनली 2 मारा और सही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमी में जब 3 आ रहे हैं तो उसमें से 2 सही और 1 स्टेटमेंट गलत है। ये जब आप PY क्यू एनालाइज करोगे आपको समझ आएगा, और आपको समझ आएगा कि पेपर को ऐसे रैंडम तुक्का नहीं लगाया जाता है, कैलकुलेटिव रिस्क भी कैसे लेना है। ये हर टाइम नहीं हो रहा है कि आप 10 क्वेश्चन में लोगे 10 में 10 सही हो जाएंगे, बट अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं पता और 5 भी सही है तो आप एक पॉजिटिव लेके आओगे आप वहाँ से। और यही एग्जाम का मूल मंत्र है कि बाकी से आपको अलग करना है, बाकी से आपको बेटर दिखना है, और डेफिनेटली होता है ये। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2022 में ये आप जो ऑप्शंस देख रहे हो, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ये पहली बार आया था। जैसे ही सबने देखा तो सबका दिमाग एकदम खराब कि सबने सोच लिया था कि इन क्वेश्चन को छोड़ के आना है, इनमें कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली अगर कुछ पता होगा तो रिस्क लेंगे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे थे कि आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। 2022 में 8 क्वेश्चन थे ये, ठीक है, और मैंने 8 अटैम्प्ट किए थे। मुझे पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और 8 में से उस 5 क्वेश्चन मेरे सही थे, 3 गलत थे, और मैं पॉजिटिव 8 नंबर लेके आया था उन क्वेश्चंस में जहां बच्चों ने छोड़ दिए थे। और ये डेफिनेटली 8 नंबर का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ये कोई इजी क्वेश्चंस का मार्जिन नहीं था, ये उन क्वेश्चंस का मार्जिन था जिसे या तो बच्चों ने छोड़ दिया था, और अगर किसी ने अटैम्प्ट किया था तो उसमें वो माइनस मार्किंग लेके आया था, और मुझे 8 नंबर नेट पॉजिटिव आए थे यहाँ से। अब कैसे आए थे, क्यों आए थे, वो विषय है कि जैसे मैं अगर बात करूँ 4 स्टेटमेंट थे, डेफिनेटली ये तो पता था तो मैंने ओनली 2 मारा, नहीं पता था बट फिर भी ओनली 2 मारा। क्यों? क्योंकि अगर आप PYQ कर रखे होते, आपको पता है कि हिस्ट्री में हमें मिनिमाइज के साथ जाना है, कि जो सबसे कम करेक्टनेस की क्या कह सकते हैं, जहाँ सबसे कम पॉसिबिलिटी करेक्टनेस की हमें वहाँ जाना है। और डेफिनेटली मुझे इसमें से 1 पता था, 2 नहीं पता थे, फिर मैंने 1 सही 1 गलत मार के रिस्क लिया और ये सही हुआ। इसमें मैंने ओनली 2 मारा था बट इसका ओनली 3, तो ये मेरा गलत हो गया था। मैंने इसमें भी ओनली 2 मारा, मैंने इसमें भी ओनली 2 मारा, मैंने इसमें भी ओनली 2 मारा। जैसे अब ये मैंने क्यों कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था, अगर आप PYQ देखोगे 4 स्टेटमेंट देखोगे तो जनरली आप पाओगे कि 4 में से 2 स्टेटमेंट सही है। ये आपको कैसे पता चला, जब आपने डेफिनेटली 1000 ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा होगा, 100 ऑफ क्वेश्चंस का आपने पैटर्न देख रखा होगा, पैटर्न को आपने एनालाइज कर रखा होगा। हर टाइम सही नहीं होता है, बट जब आपके पास कुछ ना हो करने को कि अब नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह का रिस्क ले सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इवन इस पैटर्न से भी अलग क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स का लिया, 2022 का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था। इसमें आप डेफिनेटली देख रहे हो 2 स्टेटमेंट सही है, भले ही ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि कौन गलत कौन सही है, बट 2 सही 1 गलत है। आप पेपर उठा के देखना, आपको जनरली मिलेंगे इकोनॉमिक्स में 2 सही 1 गलत है। तो अगर आप ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको बाकी बच्चों से अलग होना है, क्योंकि क्वेश्चन सब पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सब पढ़ रहे हैं, बट पैटर्न कोई नहीं समझ रहा है कि एग्जाम में रिस्क कैसे लेना है, ये कोई नहीं देख रहा है। तो बाकी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इसको मैं कभी टाइम मिलेगा तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आऊँगा कि सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को क्यों सेलेक्ट करना है, 3 कब करना है, ओनली 1 कब करना है, लीस्ट पॉसिबिलिटी किसमें है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसमें है, कि जैसे अगर पोल्यूशन का क्वेश्चन है, सेंसेटिक क्वेश्चन है, तो फिर ऑल ऑफ द पे क्यों जाना है। और रैंडम नहीं कि हर क्वेश्चन आप ऑल ऑफ द मार रहे हो, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप उससे एलिमिनेट कर लोगे। नहीं अगर आप ऑल ऑफ द सब क्वेश्चन मार दोगे माइनस लेके आ जाओगे, जो कि बहुत बच्चे करते हैं और साइंस में माइनस लेके आते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो हम लोग देखेंगे आगे, फर्दर कोशिश करूँगा वीडियो लेके आने की PT के टाइम पे, ताकि उससे आपको हेल्प हो जाए। ये आप 2023 क्वेश्चन थे, ये पेज देख रहे हो आप, इस पेज में मुझे कोई आइडिया नहीं था, जो कि मैंने पहले ही बताया पेपर में, मैंने सब में ओनली 2 मारा था और मैं पॉजिटिव 2.66 नंबर लेके आया था, जो डेफिनेटली आपके लिए जाए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन छोड़े होंगे। आप भी इन क्वेश्चन को देख लो, हो सकता है अगर आपने एग्जाम दिया भी हो तब भी आप छोड़ के आए होगे, बट यहाँ से आपको पॉजिटिव दे के आया। अब सब लोग कहेंगे बेवकूफ़ी है, रिस्क है डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम में कुछ करने को था नहीं। 40 में भी श्योर नहीं थे कि कितने सही होंगे या नहीं होंगे, आइडिया था कि अराउंड 35 प्लस सही होंगे, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन गलत हो, बट कट ऑफ का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता एग्जाम में जब आप बैठे होते। और मैंने एग्जाम दिया है तब का बता रहे हैं, एग्जाम पोस्ट एनालिसिस तो हर कोई करता है कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता, फलाना क्वेश्चन ठिकाना सॉल्व हो जाता, उसमें ये ट्रिक लग जाती, उसमें ये ट्रिक लग जाती, बट मैं एग्जाम प्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम मैंने भी दिया, मैं भी हॉल में था और मुझे भी पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने भी इन क्वेश्चन को देखा था, तो डेफिनेटली 5 से 10 मिनट झटका लगा था, बट अपने आप को काम रखा, चीज़ें एनालाइज की, फिर उसमें से इजी टारगेट किया, पेपर पूरा पलटा। और मैं चलो किसी वीडियो में भी बात करता हूँ कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। मैं क्वेश्चन 1 से नहीं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, या पेपर को कैसे, मेरी क्या अप्रोच है पेपर अटेम्प्ट करने को लेकर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाएँ, और लाइक कि कनेक्टिंग, आप इंटरकनेक्टिंग कैसे कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, ताकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो इतना सब कुछ डिस्कस करने का मतलब क्या है कि हम 2024 के लिए क्या सीख सकते हैं कि बेसिकली 2024 में अगर जो भी प्रिपेयर कर रहा है 2024 के लिए या जो पहले से 1-2 अटेम्प्ट दे रहा है और नहीं हुआ है तो 2024 में हमें क्या करना है। सो सबसे पहले तो पत्ता गोभी अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। तो आप लोग कहेंगे पत्ता गोभी अप्रोच क्या है? पत्ता गोभी अप्रोच वो है कि लाइक कि मैंने कोई एक रैंडम क्वेश्चन देखा और मैं उसको सोर्स के पीछे लग गया। मुझे पता चला कि हिस्ट्री की मैं दूसरी बुक पढ़ रहा था बट वो क्वेश्चन किसी दूसरे बुक से ही आया है जिससे वही ये क्वेश्चन आया है और मैं मार्केट गया वो बुक खरीद के लाया, या किसी दोस्त ने बताया कि यार ये तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, वो बुक ज़्यादा अच्छी है, तो मैं उस बुक को लेके आ गया। तो ऐसे आप कभी भी यूपीएससी के सिलेबस को ख़त्म नहीं कर सकते हो। यूपीएससी इज़ ऑलरेडी टफ, इस बात को समझो कि यूपीएससी ऑलरेडी टफ है, उसे और ज़्यादा टफ मत करो। तो क्योंकि इसमें क्या है कि लेयरिंग ऑफ लेयरिंग है, आप एक क्वेश्चन देखोगे फिर आप दूसरी बुक लेके आओगे फिर आप किसी दूसरी बुक लेके आओगे, तो जैसे पत्ता गोभी में होता है एक पत्ता निकालते जाओ और एंडलेस प्रोसेस है, ऐसे यूपीएससी की फिर एंडलेस प्रोसेस हो जाएगी आपको। तो बेसिकली हमें 2080 की अप्रोच को फॉलो करना है, मैंने इसको और बताया होगा। सो 2080 की अप्रोच क्या है कि 20% रिसोर्सेज को कवर करके 80% आउटपुट निकालना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बुक को हम केवल उसका 20% पढ़ेंगे और निकाल लेंगे, कि अगर हिस्ट्री की मार्केट में 10 बुक है बट आप कोई एक बुक पकड़ो 2 बुक पकड़ो, हो सकता है कि इस साल आपके बुक से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ना आए, किसी और से आ जाए, बट जो बेसिक है वो आप पकड़ के रखो। आप किसी तीसरी बुक चौथी बुक को मत जाओ, उसको और 4 बार पढ़ो आप, और डेफिनेटली आप पाओगे कि उससे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल लोगे। हाँ, कुछ नॉलेज, कुछ पेरिफेरल नॉलेज, कुछ एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम में काम करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट डेफिनेटली रिसोर्सेज चेंज नहीं करने। और कैसे अप्रोच को फॉलो करना है, आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको लगातार देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि मैं इसी अप्रोच के थ्रू अपना आउटपुट जनरेट करता हूँ। दूसरा, अगर आप प्रीलिम्स दे चुके हो, आपका नहीं हुआ, 1-2 बार दे लिया, 1 बार दे लिया, 2 बार हुआ, नहीं हुआ है, और अगर आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है तो अभी आप प्रीलिम्स का मत सोचो। आई नो बहुत टफ होता है कि जब आपका 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो आपका पूरा ध्यान प्रीलिम्स पे होता है कि प्रीलिम्स को कैसे कर लें यार, प्रीलिम्स को कैसे कर लें, जबकि आप लगातार पढ़ रहे हो, केवल प्रीलिम्स पढ़ रहे हो 4 साल या पूरी साल तब भी नहीं हो रहा है। तो अभी टाइम है, अभी आप मेंस पे फोकस करो, जितना भी आप मेंस का कंप्लीट कर पाओ, एटलीस्ट वो पोर्सन जो आपके प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, एटलीस्ट ये सब पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करो। दिसंबर में देखना प्रीलिम्स का क्या करना है। और अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो 2024 2025 के लिए, तो आप जो बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है आप उन्हीं को फॉलो करो जो मार्केट में हर कोई जान रहा है, या अगर आप कहो तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सोर्सेज का। डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, बट वो सब्जेक्ट वाइज आएंगे, क्योंकि अपने आप में एक सब्जेक्ट को तो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो आप स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करो। 2023 में 2023 का पेपर इतना टफ था, इतना रैंडम था, इसमें कहाँ से फैक्ट है, इसके पीछे मत भागो, अपनी स्टडी चेंज मत करो। जो भी थोड़े बहुत चेंज हैं वो हम बाद में देखेंगे। जैसे स्पोर्टेंट अवार्ड है 2021 में आया, 2022 में नहीं आया, 23 में भी आया, तो डेफिनेटली हो सकता है यूपीएससी अभी पूछे जो अभी तक पोर्सन नहीं पूछ रही थी, तो इनको हम देखेंगे, बट ऐसा नहीं है हम पूरे दिन स्पोर्टेंट अवार्ड लेके बैठे हैं। प्लीज़ डू नॉट ट्रैप फॉर 6 to 10th एनसीईआरटी। बच्चे इसमें 6-6, 8-8 महीने लगा दे रहे हैं, एंड रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि भूल जा रहे हैं वो पढ़ा गया था। डेफिनेटली आपको जस्ट पता होना चाहिए, अगर आपका एक आर्ट बैकग्राउंड नहीं है या आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं आइडिया होगा, बट इस ट्रैप में मत फंसो। यूट्यूब पे इसकी समरी देख लो, या बस इनको प्राइमरी नोट्स मत बनाओ, पढ़ के आगे बढ़ जाओ, बहुत जल्दी पढ़ लो। अदरवाइज ये कहेंगे कि ज़रूरी तो है, जिनने नहीं पढ़ा आप समरी देख लो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है। बाकी कुछ एनसीईआरटी ज़रूरी है, जैसे क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरी है, सोसाइटी की ज़रूरी है, तो आप ये एनसीईआरटीज़ पढ़ो रदर देन कि आप 6 to 10 सब पढ़ रहे हो। और ये क्लास 10th 11th 12th की है, 11th 12th बेसिकली, 10th भी नहीं। तो इन एनसीईआरटी के ट्रैप में मत फंसो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, एंड रिजल्ट 0 है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को अगर अच्छा लग रहा है वो पढ़ सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है एग्जाम को लेके, या मेरे क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज तो मैं भी रिवील करूँगा सब्जेक्ट वाइज कि मेरी क्या स्ट्रेटजी है, किस सोर्स को कैसे फॉलो करता हूँ, किस सब्जेक्ट को कैसे फॉलो किया है। बट मेरा क्या है कि मेरा ऑलमोस्ट 70 to 80% टाइम बेसिक को जाता है, जिसमें आपके PYQ भी इंक्लूड है। सबसे लास्ट में करंट देखता हूँ, तो सबसे पहले बेसिक, फिर PYQ, देन करंट अफेयर्स। तो बेसिक को नहीं छोड़ना। बैक टू द बेसिक इज़ द प्राइमरी कंसर्न कह लो, मूल मंत्र कह लो, कुछ भी कह लो, ये बेसिक को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। तो यही जो 2024 के लिए मेरी एडवाइस थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी में, और जो भी मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आई नो कि 2023 का पेपर टफ था, CSET बहुत ज़्यादा टफ था। Despite being good in CSET, I did not clear, yes I could not, or I did not clear this prelims 2023 just because of CSET, because I scored very well in GS definitely, and CSET पे मैं बॉर्डर पे था।
एक आंसर की से मेरे 72 भी हो रहे थे, बट डेफिनेटली नहीं हुआ फाइनल, सी सेट नहीं हुआ, बट जीएस में अच्छा स्कोर था। तो मेरी जीएस को क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करता हूँ, इस पर कभी बात करेंगे। और इस जो पूरी पीडीएफ है और जो प्रीलिम्स 2023 की आंसर की के साथ जो मार्क्ड आंसर की है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इस पूरे वीडियो की अगर आपको ये स्क्रिप्टेड पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाके नॉर्मली सर्च कर सकते हैं @decodingupsc 09 या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम आइकन पे क्लिक करके आप सीधा चैनल को फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी कोशिश करेंगे लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।